हेलो माय चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल एफओबी। तो आज के सेशंस में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्रिक दो चैप्टर मिलाकर तुम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा दैट विल बी मेनली 13 to 15 नंबर। तो अगर ये दो चैप्टर तुम्हारा एट योर फिंगर टिप है देन यू आर गोइंग टू आराम से 15 नंबर तुम लोग का हाथ में रहेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन शख्स को अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पता तो पहले वो जाए वीडियो देखे, उसका कॉन्सेप्ट ले, फिर इसका एप्लीकेशंस बेस्ड पे आए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर तुम लोग फिगर बनाने आ गया, अगर तुम लोग एलिवेशंस के बारे में समझ गए, डिप्रेशंस के बारे में समझ गए, देन यू आर गोइंग टू फ्रेम द questions, you are going to solve each and every questions related to your exam। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर जिसका नाम रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो आराम समझना हाइट एंड डिस्टेंस क्या हुआ। ये हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को दो चीज के बारे में अच्छा गहराई से समझना है। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो शख्स क्या होता है चलो देखते हैं। जैसे हम बात करें कि ये तुम्हारा व्यूअर है, आराम समझना इस चीज को। ठीक है, एक मान लो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन उड़ा और यहाँ पे क्या है, कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और वो एरोप्लेन को देख रहा है। अरे देखो वहां से एरोप्लेन हवा में आसमान में उड़ रहा है। तो आराम समझना, अब यहाँ पे रेफरेंस का बात करना है। रेफरेंस क्या हुआ, तो रेफरेंस ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है। मतलब व्यूअर कौन हुआ, तो ये लड़का हुआ, दिस इज द व्यूअर। और ऑब्जेक्ट कौन हुआ, किसको देखा जा रहा है, तो एरोप्लेन को देखा जा रहा है। तो व्यूअर और ऑब्जेक्ट, समझ में आ गई बात। अब आराम समझना, तो ये लड़का क्या कर रहा है, एरोप्लेन को देख रहा है। मतलब ये तुम्हारा व्यूअर हुआ और किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात अगर करेंगे एलिवेशन से रिलेटेड, तो एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि ये व्यूअर को पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और कभी भी ये व्यूअर को देखोगे तो यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट बनेगा। आराम समझना, रेफरेंस पॉइंट यानी क्या, दो एक्सिस का निर्माण होगा। ठीक है, पहला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट में भी देखेंगे जिसका नाम बोला जाता है एक्स एक्सिस। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस, यानी हम यहाँ पे बोल रहे हैं वर्टिकल एक्सिस। हम यहाँ पे क्या इसका नाम दे रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस। कोई क्वेश्चन यहाँ पे, दिक्कत यहाँ पे। अब आराम समझना, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम यहाँ पे क्या बोले कि पहले देख कौन रहा है, तो व्यूअर। व्यूअर किसको देख रहा है, एरोप्लेन को। तो ये क्या हुआ, इसका जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हो रहा है, व्यूअर टू ऑब्जेक्ट। अब बात को समझना, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे हम बात लिखे, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट कर रहा है ना। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, द एंगल मेड बिटवीन, किसके बीच के एंगल का निर्माण होगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और कौन सा, तो व्यूअर और ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लाइन का फ्रेमिंग हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेफरेंस पॉइंट पे लिया जाता है, तो रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज द, रेफरेंस पॉइंट जो तुम्हारा होगा दैट विल बी ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ना कि वर्टिकल एक्सिस। ये चीज को बहुत गहराई से समझना। कभी भी हम लोग एलिवेशंस को ये वर्टिकल एक्सिस पे नहीं लेते। रेफरेंस इज ऑलवेज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और क्या, तो लाइन मेड बिटवीन कहां से कहां, तो व्यूअर से लेकर ऑब्जेक्ट का। होप यू गेट द कॉन्सेप्ट कि एंगल ऑफ एलिवेशंस हो क्या रहा है। तो ये बात रहा एंगल ऑफ एलिवेशंस का। अब दूसरा एक और चीज आता है क्या, दूसरा पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ये भी निकल सकता है जिसका नाम है क्या, कि अब ऑब्जेक्ट जो है, एरोप्लेन में जो शख्स है वो क्या कर रहा है, कोई बिल्डिंग को देख रहा है। तो यहाँ पे तो पूरा माहौल ही बदल गया। क्या कि एरोप्लेन यहाँ पे रहा मान लो, ठीक है, और यहाँ पे कोई शख्स बैठा है। मतलब अब तुम्हारा व्यूअर जो रहा वो कहाँ पे है, एरोप्लेन पे है। और व्यूअर क्या कर रहा है, कोई मान ले नीचे तुम लोग क्या है, बिल्डिंग है ना, नीचे क्या है, तो कोई बिल्डिंग है। अब एरोप्लेन में बैठा हुआ शख्स क्या हो रहा है, अपना खिड़की की तरफ से देख रहा है किसको, तो बिल्डिंग की तरफ को। तो यहाँ पे जो व्यूअर है वो कहाँ चला गया, आसमान में। और आसमान से कहाँ व्यू कर रहा है भाई, तो नीचे की तरफ व्यू कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था, एसेंड कर रहा था। तो इसको नाम क्या दिया गया, एलिवेशन। यहाँ पे क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है। मतलब व्यूअर टॉप पे है और टॉप से व्यूअर कहाँ पे देख रहा है, तो बिल्डिंग को देख रहा है, डिसेंड किया। ठीक है, आराम समझना। तो ये तो लाइन का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम क्या बोल रहे थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन में रेफरेंस पॉइंट जो लिया गया था वो क्या लिया गया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे भी, और रेफरेंस पॉइंट जो था वो रेफरेंस पॉइंट क्या था, तो व्यूअर से लिया गया था। मतलब इस केस में अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो क्या मेरा बिल्डिंग विल बी माय रेफरेंस पॉइंट, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। रेफरेंस पॉइंट मेरा कहां से लिया जाएगा, तो व्यूअर से। और व्यूअर कहां पे है, एरोप्लेन पे बैठा हुआ है शख्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस व्यूअर पे दो लाइन का फिर से फ्रेमिंग होगा, ऐसे और एक ऐसे। जो एक्स एक्सिस बन रहा है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑलवेज दिस इज आवर
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो हम लोग का वर्टिकल रहता है यानी वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। ये तुम्हारा क्या हुआ, वर्टिकल एक्सिस। अब बात को समझना, हम क्या बोले थे, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट होगा दैट विल ऑलवेज बी, पहला क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और रेफरेंस पॉइंट कहां से लिया जाएगा, तो जो व्यूअर बैठा हुआ है, व्यूअर कहां पे है, तो इस केस में व्यूअर कहां पे था, एरोप्लेन पे था। व्यूअर किसको देख रहा, ऑब्जेक्ट किसको देख रहा था, बिल्डिंग को, मतलब बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही मैटर। अब एंगल कहां से फॉर्मेशन, क्या ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये तुमको समझना है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस तुम्हारा कौन हुआ, ये वाला पार्ट हुआ। और किसके बीच भाई, तो व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो लाइन का फ्रेमिंग हो रहा है, मतलब यानी यहां से लेकर ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी टर्म एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा याद रखना कि दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहां पे भी जो रेफरेंस पॉइंट हुआ वो मेरा क्या रहा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ना कि मेरा वर्टिकल एक्सिस। दूसरा किस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोग का फ्रेमिंग करना है, तो ऑलवेज इट विल बी आवर व्यूअर, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और व्यूअर, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट और व्यूअर जो है वो क्या हो सकता है, पलट सकता है। कभी ऑब्जेक्ट आसमान में रह सकता है, कभी ऑब्जेक्ट हमारा जमीन पे भी रह सकता है, बट द रेफरेंस इज ऑलवेज मेड अकॉर्डिंग टू द व्यूअर। तो ये कहानी है सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस में। अगर ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो तुम लोग आराम से चीज को समझ सकते हो। और दोनों एट द एंड हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों का एंगल जो रहता है दैट इज ऑलवेज सेम। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से तुम्हारा हो गया। अब बात को समझना है यहाँ क्या, कि अगर हमको ऑब्जेक्ट से देखना है इस चीज को, इस एंगल को, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के तरफ भी एक क्या चीज का कंस्ट्रक्शन होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आराम समझना, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कंस्ट्रक्शन करें, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो बोलोगे बिल्कुल पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो, और ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ, तो क्या ये एंगल जो होगा, क्या ये भी मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, तो बोलोगे बिल्कुल कहलाएगा। क्यों, पैरेलल लाइंस, और ये क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल यानी दिस एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू ये वाला एंगल, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस दोनों में नजरिया अलग है कि डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है और एलिवेशन का मतलब क्या हो रहा है। एलिवेट करना मतलब असेंड करना, डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, डिसेंड करना। एलिवेशंस में तुम्हारा व्यूअर कहाँ रहेगा, धरती पे रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, और डिप्रेशन के समय व्यूअर तुम्हारा कहाँ रहेगा, आसमान की ऊंचाई पे रहेगा। ही विल ऑलवेज बी एट द टॉप। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। होप यू गेट इट। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल्स को यूज करके थोड़ा चीज को समझेंगे, दैट इज बेसिकली फॉर योर हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, क्यों हाइट एंड डिस्टेंस, हाउ यू कैन रिलेट इट विद रेशियोज। ठीक है, रेशियोज और प्रोपोर्शन जो चीज होता है ना, उससे कैसे हम इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बात को समझना, अगर ये सब चीज भी याद है ना, देन यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक ट्रायंगल को देख रहे हैं, ठीक है, 30, 60 और 45, तीन ट्रायंगल का भी हम फिलहाल बात करेंगे। आराम से समझे, तीन ट्रायंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो पहला ट्रायंगल आराम से ऐसे कंस्ट्रक्शंस करोगे कि मान ले मेरा ये ट्रायंगल हुआ ए बी और ये क्या रहा सी, एंड दिस इज 90, और ये जो एंगल है ना ये मान ले 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, आराम समझना। अगर हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें, अगर हम यूज कर रहे हैं tan 30, क्या यूज कर रहे हैं, tan 30 डिग्री, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर ये मेरा tan 30 डिग्री है तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3, और tan 30 बेसिकली क्या, तो परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इस केस में वर्टिकल तुम्हारा कौन सा है, तो AB है, और हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस है तुम्हारा, तो BC है। यानी क्या कि इफ यू आर कंपेयरिंग दिस थिंग विद रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो AB इज टू BC आएगा उसका रेशियोज क्या रहेगा, तो 1/√3। यानी ये वाला पार्ट का रेशियोज क्या रहा, 1, ये वाला पार्ट का रेशियोज क्या रहा, रेशियोज का बात कर रहे हैं यहाँ, हाँ ना, साइड्स नहीं हुआ, रेशियोज है ये। तो यहाँ पे क्या रहा 1 और ये क्या रहा √3। अगर इस चीज को देखोगे कि अगर ये 1 रहा, ये √3 रहा, तो AC तुम्हारा कितना निकल कर आने वाला है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1√3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, और 4 का रूट कितना होता है, 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये तीनों का रेशियोज लिखे तो क्या हम लिख सकते हैं कि AB इज टू BC इज टू AC, ये तीनों का जो रेशियोज आएगा
वो रेशियोज क्या रहेगा, तो 1:√3:2, 1:√3:2। कब, व्हेन एंगल ए सी बी, यहाँ पे जो एंगल ए सी बी है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लेना, इसको समझ लेना। एंड दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन रेशियोज आल्सो, है ना। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये फ्रेमिंग को यूज करके हम लोग रेशियोज में जा सकते हैं और क्वेश्चंस को तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इस चीज को समझ कर रखना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते। तो ये तो पहला बात हो गया कि अगर एक ट्रायंगल हुआ ABC और इसमें अगर ये 30 डिग्री का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे जो AB का बात रहेगा उसका रेशियो क्या रहेगा, 1, BC का बात क्या रहेगा, 3, और इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब हम सेम चीज को यहाँ पे हम लिख रहे हैं 30 ने, अब हम इस चीज को यहाँ पे लिख दिए 60 डिग्री, और ये मेरा क्या हो जाएगा, तो बेसिक सा बात है, ये तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये तुम लोग करते हुए एक बात बता, अगर यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, सॉरी 60 डिग्री हो गया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan 60, ये सब सारा चेंज होगा, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो तुम लोग बोले tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और tan बेसिकली क्या है, तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यहाँ पे क्या आएगा, AB, हॉरिजॉन्टल सॉरी हॉरिजॉन्टल क्या आएगा यहाँ पे, BC। AB यानी क्या हो गया यहाँ पे, तो AB का वैल्यू कितना आ रहा है, √3, और BC का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। मतलब अब यहाँ पे जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या तुम लोग AC निकाल सकते हो, तो बोलोगे भाई यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड आउट द AC। AC कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 का स्क्वायर 4, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, मतलब ये कितना आएगा, अब 2 आएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB का वैल्यू कितना रहा, √3, BC का वैल्यू कितना रहा, 1। अगर हम रेशियोज में लिखेंगे, अगर हम ये सेम चीज को रेशियोज में लिखेंगे, कब, व्हेन एंगल ACB कितना डिग्री का फॉर्मेशन दे रहा है, 60 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा AB = BC = AC, उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो AB का वैल्यू √3 रहेगा, BC का वैल्यू 1 रहेगा, और AC का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। सो यू कैन मेमोराइज दिस इन, अगर तुम लोगों को ना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये सब चीज तुम लोग को मेमोराइज करके रखना पड़ेगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर IMO एग्जाम, व्हेन यू आर गोइंग फॉर हायर लेवल ऑफ एग्जाम। रेस्ट अगर हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जाम से, तो वी कैन यूज डायरेक्ट ये सब यूज करेंगे और बेसिक सा कंस्ट्रक्शंस करके हम लोग क्वेश्चंस का फ्रेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को देख सकते हो फॉर योर हायर थिंकिंग स्किल्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, कि अगर वो 45 डिग्री रहे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सेम ट्रायंगल का बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखे कि ACB जो मेरा रहा ना, ACB ये तुम्हारा 60 डिग्री ने अब तुम्हारा 45 डिग्री हो गया, 45, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, 45 डिग्री, ये तुम्हारा क्या हो गया, 45 डिग्री। बेसिकली 45 अगर ये हो रहा है 90, तो ये क्या हो गया, 45। देन दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हो रहा है, दिस ट्रायंगल इज समवेयर, नहीं, ये ट्रायंगल क्या हो गया तुम्हारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी क्या, कि इसका बेस का साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होने वाला है। और tan का भी प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, क्या, कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan 45 का वैल्यू क्या होगा, तो AB अपॉन BC। AB का वैल्यू tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB और BC का जो पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 1:1 का आ रहा है, इक्वल का आ रहा है, मतलब ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा, 1। अगर ये 1 है तो बेसिक सा बात है, AC का जो फॉर्मेशन होगा वो तुम्हारा कितना रहेगा, √2, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, और ओवरऑल क्या आएगा, √2 आएगा। मतलब यहाँ पे जो बन रहा है ट्रायंगल वो कैसा बन रहा है, तो 1:1:√2। AB = BC = AC कितना हो रहा है, 1:1:√2। तो ये 3 ट्रायंगल तुम लोग दिमाग के अंदर स्टोर कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन योर हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस चीज को देख सकते हो, उतार सकते हो, समझ सकते हो। एंड बाय यूजिंग दिस यू कैन कन्वर्ट हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस इनटू रेशियोज, ठीक है। आगे बढ़ते हो, क्वेश्चंस को तरफ देखते हैं, क्योंकि इतना ही बात है दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन हाइट एंड डिस्टेंस। अगर तुम लोगों का कंसेप्ट पता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशंस, अगर तुम लोगों को पता है व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशंस, अगर तुम लोगों को पता है ये सबसे रिलेटेड, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ICSS। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस वी आर नॉट गोइंग टू गेट द मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये चीज को देख सकते हो, उतार सकते हो। मूविंग टू आवर आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेलेक्टिव क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और 5-6 क्वेश्चन में तुम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का कहानी। क्वेश्चंस पूरा लिख ले सकते हैं, तो क्वेश्चंस आई विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म, और तुम लोग को चीज को समझना है कि क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन रहा, इट्स समथिंग रिलेटेड, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन ए top of a building of height
7√3 मीटर। तो यहाँ पे एक फ्लैग है और उसको होस्ट किया जा रहा है। कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन को शॉर्ट में थोड़ा लेकर है, ठीक है। तो एक फ्लैग को होस्ट किया गया, कहाँ पे होस्ट किया गया भैया, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग पे होस्ट किया गया। और उस बिल्डिंग का हाइट कितना है, तो बिल्डिंग का हाइट तुम लोग का दिया गया है 7√3। बात समझ रहे हो, एक बिल्डिंग है, समझ रहे मैटर को। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बनाओ ना, तुमको प्रैक्टिकली उस चीज को फील होना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली उस चीज को देख रहे हो ना, तो यू आर गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम। और एक बार डायग्राम बन गया ना, तो ये क्वेश्चंस कुछ रहा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, ए फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 7√3। तो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर तुम्हारा झंडा को लहराया जा रहा है, और उस बिल्डिंग का हाइट जो है वो कितना है, 7√3। कुछ दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। ए मैन ऑफ हाइट √3 मीटर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब एक इंसान, एक शख्स है, वो धरती पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, और उस फ्लैग को क्या कर रहा है, देख रहा है। और उस शख्स को, उस इंसान को जो हाइट है वो कितना है, √3 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक मैन है, और ये मैन जो है वो कहाँ पे है, ग्राउंड पे, धरती पे। और ये मैन का हाइट जो है वो कितना है, तो हाइट जो दिया गया है दैट इज √3 मीटर, √3 मीटर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सीज द, अब देखो यहाँ पे फ्रेमिंग तुमको देखना पड़ेगा कि व्यूअर कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट किसको देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन आगे क्या रहा कि ही सीज द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग पॉइंट एट ए 2 डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशंस दैट आर फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्या बोला जा रहा है कि वो जो इंसान है वो झंडा का टॉप भी देख रहा है, और वो फ्लैग का क्या देख रहा है, बॉटम भी देख रहा है, ठीक है। और जब हाइट मतलब टॉप ऑफ द फ्लैग और बॉटम ऑफ द फ्लैग को जब देख रहा है, दोनों का बीच में जो एलिवेशंस का एंगल बन रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों का एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आराम समझ जाए इस मैटर को। अब क्या बोला जा रहा है, इफ द मैन इज स्टैंडिंग 135 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है, ये जो जहां पे फ्लैग को होस्ट किया जा रहा है, तो मैन और, आराम से लिख रहे हैं, मैन और बिल्डिंग, ये दोनों का बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, दैट इज √135, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, अवे फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब तुमसे बोला जा रहा है भाई तुम हाइट बताओ, किसका हाइट बताओ, तो हाइट बताना है तुमको, सॉरी पोल नहीं होना चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। भाई फाइंड द HEIGHT हाइट ऑफ द फ्लैग। तुमको फ्लैग का क्या बताना है, हाइट बताना है, ठीक है। आराम समझना, क्वेश्चंस 5 ही क्वेश्चंस है, एंड क्वेश्चन इज ऑफ तुम्हारा जो मेंटल, तुम्हारा जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, उसको इंप्रूव करने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चंस लेकर आए, मेरा वही कॉन्सेप्ट है, मेरा आसान क्वेश्चन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आई जस्ट बिलीव कि क्वेश्चंस थोड़ा ऐसा रहना चाहिए, डिजाइन रहना चाहिए कि एक ही क्वेश्चंस में ना तुमको 5-6 क्वेश्चंस आराम से बन जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए चीज को देखते हैं, तो एक बार और से क्वेश्चंस को रिवाइज कर देते हैं कि क्या बोला जा रहा था। तो एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर क्या है भाई, तुम्हारा फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, ठीक है। एक शख्स, एक इंसान है जिसका हाइट कितना है, √3 मीटर, वो कहाँ पे, ग्राउंड पे, धरती पे। और वो धरती से क्या कर रहा है, फ्लैग की तरफ को देख रहा है। तो जब वो फ्लैग को देखा ना, तो 2 पार्ट पे देखा। पहला क्या, एक बार टॉप में भी देख रहा है, उसका व्यू आइज जो है वो टॉप फ्लैग का झंडा के ऊपर भी देखा, और दूसरा क्या, उसका बॉटम ऑफ द फ्लैग भी देखा। और दोनों का जो एलिवेशंस का एंगल बन रहा है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हो ना, कि अगर मान ले टॉप ऑफ द टावर का एंगल तुम्हारा 60 डिग्री बन रहा है, तो जो तुम्हारा बॉटम ऑफ द होगा वो तुम्हारा 30 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम तुम्हारा हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। बढ़ते आगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, और फिर क्या था कि मैन और बिल्डिंग का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर अवे था, तो √135 मीटर अवे। अब तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। तुमको फ्लैग पोल जो है, सॉरी फ्लैग जो है, झंडा है, वो कितना उसका हाइट था। क्या हम फिगर पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिगर का कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, आराम से समझना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हारा मान ले बिल्डिंग रहा, हाँ ना, और इस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग, ऐसे फ्लैग था, यहां से यहां तक तुम्हारा बिल्डिंग का पार्ट हुआ, और ये पार्ट क्या रहा, तुम्हारा फ्लैग रहा। फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग से लेकर ये क्या रहा, नीचे एक शख्स था, नीचे एक इंसान था, जिसका हाइट है वो कितना था, √3 मीटर। हाइट कितना था, √3 मीटर। अब यहाँ पे फ्लैग पोस्ट और बिल्डिंग का, सॉरी बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है, 7√3। द फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 7√3। मतलब यहां से लेकर यहां तक जो इसका हाइट है वो तुम्हारा कितना था, 7√3। आराम समझना, 7√3, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा था कि जो इंसान है वो क्या किया, तो एक बार टॉप ऑफ द फ्लैग को देख रहा है, और दूसरा बार क्या, तो टॉप ऑफ द, सॉरी बॉटम ऑफ द फ्लैग। फ्लैग का टॉप ये होगा, बॉटम क्या होगा, बेसिक सा बात ये होगा। यहाँ पे हम लोग जस्ट पहले पढ़े थे कि व्यूअर अब कहाँ रहा, उसका व्यू कहाँ रहा, नजरिया यहाँ पे रह रहा है, तो एंगल बना दे, ये तुम्हारा व्यूअर हुआ और ये तुम्हारा क्या रहा, ऑब्जेक्ट। दोनों का बीच का लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा। क्या ऐसे हो सकता है, तो बोलोगे बिल्कुल हो सकता है।
अब हम क्या करें, बॉटम पे भी आए, बॉटम से और यहाँ पे क्या रहा है व्यूअर का आई, दोनों का बीच का मतलब लाइन का फ्रेमिंग कैसे होगा, ऐसे होगा। अब हम जस्ट पहले भी बोले थे, क्या बोले थे कि व्यूअर जहां पे है वहां पे कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा एज अ रेफरेंस को, हॉरिजॉन्टल ना कि वर्टिकल। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का निर्माण कर देंगे। बोलो हाँ यार, तो बोलोगे बिल्कुल सही। क्या हम इस चीज को एलोंगेट कर सकते हैं, बोलो बिल्कुल, ज्योमेट्री है, इसको ऐसे करके हम क्या किए यहाँ तक कंस्ट्रक्ट कर दिए। बात को समझना। अब क्या बोला जा रहा था कि ये दोनों एंगल जो हो रहा था ना एलिवेशन, दे वेयर फाउंड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि यहाँ पे 60 है, ये 30 है, तब तो क्वेश्चन को कोई वजूद नहीं रहता। डायरेक्ट बोला है क्या कि this is the top and the bottom of the flagpole at two different angle of elevations that are found to be complementary। आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब क्या है कि अगर हम बोले तुमको कि यहां से यहां ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा है, आराम से समझना, तो दिस एंगल विल बी क्या, तो 90 माइनस थीटा। ये एंगल मेरा क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या बेसिकली बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग मतलब यहां से लेकर यहां तक, मान लिया हम इसका जो डिस्टेंस है वो मेरा कितना है, x है, और यही x का क्या करना है, निर्माण करना है, और यही x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। कोई शक दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं। यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चंस को देख सकते हो, फिगर को देख सकते हो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द स्टेप बाय स्टेप कि इसका आंसर या इसका सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं। तो ये क्वेश्चंस का भी रेजिंग हो रहा है और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस का बात कर रहे हैं। अब हम लोग बेसिकली लिख देते हैं एबीसी ऐसे करके। तो मान ले हम लिख रहे हैं क्या कि ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी है, मान ले ये मेरा सी हो गया, और ये क्या रहा, डी, है ना। नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी और डी। शख्स जो इंसान था उसका हाइट कितना था, √3 मीटर। अगर ये पार्ट तुम्हारा √3 हुआ तो यहां से लेकर यहां तक भी जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा डिस्टेंस कितना आने वाला है, तो बोलोगे √3 मीटर ही आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, √3 मीटर। कोई दिक्कत? इसको भी नेमिंग कर दो। यहां से ये वाला जो बिल्डिंग का हाइट है पूरा ओवरऑल, मतलब डी ए बी सी डी हो गया ना, मान लिया हम इसको ई बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, एफ बोल रहे हैं। और आप समझना डी से लेकर ई तक का जो वैल्यू है वो तुम्हारा कितना है, 7√3। यहां से यहां तक वैल्यू कितना आया, √3 मीटर। मतलब ये जो बचा हुआ है, बचा हुआ इन सेंस क्या, डी और ए का वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं, इसका वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा कितना आने वाला है, 6√3। 7√3 टोटल और माइनस कर दिया √3 तो तुम्हारा कितना आएगा, 6√3। बेसिक से बात है, बड़ा ही आगे आगे अब देखते हैं। अब तुमको ना ट्रायंगल को देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल को लेना है, कौन सा ट्रायंगल को फॉर्मेशंस पे ध्यान देना है। तो एक बात समझो, यहाँ पे अगर हम पहले बार में देख रहे हैं ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिए, तो ए बी और क्या रहा, सी। तो जैसे हम ट्रायंगल ए बी सी पकड़ रहे हैं तो ए बी सी में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो लेट द एंगल बी थीटा। वो तुम्हारा एंगल क्या है, थीटा है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, तो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और पार्ट दिया गया था कि बिल्डिंग से लेकर और वो जो शख्स था वो दोनों का बीच का जो मीटर था वो कितना था, तो √135 मीटर था या नहीं था? ऐसा नहीं कि अपने से हम लिख रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द मैन, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस था वो तुम्हारा कितना था, 135 √135 मीटर। अब आगे देखते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ पे वर्टिकल क्या है तुम्हारा, AC। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा विल बी AC, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा AB आएगा। AC यानी क्या, तो हम बोल दिए कि लेट द हाइट, ये सब तो लिख लेना, ठीक है। ऐसे में लिखना पड़ेगा कि लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग बे, ऐसे लिख लेना तुम लोग, लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग, हाँ ना, बी x मीटर। लेट द हाइट ऑफ द फ्लैग बी x मीटर। ये सब तुम लोग थोड़ा मोड़ा लिख सकते हो, इतना उम्मीद है हमको, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये तुम्हारा फ्लैग का हाइट तुम्हारा x मीटर का रहा है। अब एक बात को समझो, AC का वैल्यू तुम्हारा कितना आने वाला है, तो AC का वैल्यू कितना रहा, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है, 6√3, और इसका वैल्यू कितना है, x। मतलब हम लिख सकते हैं AC का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, 6√3 प्लस x डिवाइडेड बाय AB का वैल्यू। AB तुम्हारा क्या हुआ, बेस। अब एक बात को समझना, ये जो AEF भी बन रहा है वो तुम्हारा कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर ये तुम्हारा लेंथ रहा, सॉरी ये तुम्हारा ब्रेथ, लेंथ जो भी बोलो, अगर ये तुम्हारा ब्रेथ है तो ये दोनों आपस में क्या रहा, इक्वल। इसलिए अगर ये √3 था तो ये क्या रहा, √3। मतलब ये लेंथ अगर √135 है तो AB का भी जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा कितना आएगा, तो √135 मीटर। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB का वैल्यू कितना आएगा, तो √135 मीटर। अपने पहला चीज निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बढ़ते आगे। अब आगे देखते हैं क्या कि ये ट्रायंगल, ये एंगल से जो, सॉरी ये एंगल का जो फ्रेमिंग था ना उसका तो हम सारा ज्ञान लिख दिया, उसका सारा फ्रेमिंग लिख दिया। क्या और इसको सिंप्लीफाई कर सकते, तो बोलोगे नहीं।
मतलब वी हैव टू मूव टू द कोई अदर कॉन्सेप्ट, कोई अदर जो हमको क्लू यहाँ पे गिवन है। कौन सा क्लू है भाई? तो देखिए ये तो तुम्हारा थीटा कहानी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कहानी क्या रहा, तो 90 माइनस थीटा। आराम से लिख सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल। अब एक बात बताओ, कौन सा 90 माइनस थीटा में कौन सा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? तो साफ साफ देखोगे ए बी और यहाँ पे क्या रहा, अब डी रहा। मतलब हम यहाँ पे क्या रख लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी और यहाँ पे क्या लिखोगे, डी। क्या ए बी डी के अंदर लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा बेसिकली ये एंगल फॉर्मेशन क्या, 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू क्या, तो यहाँ पे क्या लिखोगे AD अपॉन, और यहाँ पे क्या लिखाएगा AB, AD अपॉन AB। AD का वैल्यू कितना है तो देख लो साफ साफ, AD का वैल्यू कितना आया 6√3 और AB यानी वही बेस हो गया और बेस का वैल्यू कितना आ रहा है तो √135। तो ये तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट रहा, सॉरी दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये तुम्हारा क्या है, पहला एक्सप्रेशन। क्या यहाँ तक मैटर क्लियर हुआ? एकदम आराम से जा रहे हैं, चीज को समझो, ध्यान दो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस बनाने के बाद में तुमको एक फीलिंग आएगा कि हाँ हम लोग ना कुछ सही क्वेश्चंस की तरफ देख रहे हैं। बहुत हो गया तुम लोग यहाँ पे सन का रेज आ रहा है, उसका शैडो निकालो, हाइट निकालो, दैट इज नथिंग रिलेटेड। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस को ना बढ़ाओ, देखो नजरिया समझो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे इस चीज को देखो तो यहाँ पे तो भाई अब एंगल ही नहीं गिवन है ताकि तुम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल पाओ। यहाँ पे तो tan थीटा और ये क्या रहा तुम्हारा tan 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ लो ना कि tan 90 माइनस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन कैसे, तो tan 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू क्या रहा तो 6√3 और यहाँ पे क्या रहा तो √135। कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट और ये तुम्हारा क्या था, पहला स्टेटमेंट। यहाँ पे tan थीटा और ये क्या है cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था, रेसिप्रोकल होता है, यानी कितना आएगा 1 आएगा। मतलब अगर हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि tan थीटा, आराम से समझना, इंटू cot थीटा। पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट आया कि प्रोडक्ट किए, मल्टीप्लीकेशन किए। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा 6√3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √135 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से क्या मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 डिवाइडेड बाय √135। तो ये ओवरऑल मेरा क्या आया, स्टेटमेंट आया, ये ओवरऑल मेरा क्या आया, एक्सप्रेशन आया। कोई कष्ट कोई दिक्कत यहाँ पे, आगे बढ़ते और चीज को समझते हैं, तब तक इस चीज को पूरा अच्छा से देख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे tan 135, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पे हमको बेसिकली क्या बताना था, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग। फ्लैग का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू का निर्माण करना है। यहाँ से एक्स का वैल्यू हमको दिख रहा है, tan थीटा इंटू cot थीटा दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल 1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देख 6√3 प्लस एक्स इंटू 6√3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6√3 और एक एक्सप्रेशन लिख दे प्लस एक्स और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है तो 6√3 डिवाइड में क्या है √135 क्या होता है, तो ओवरऑल क्या आएगा 135। ओवरऑल क्या आएगा 135। अब मैटर को समझना, ये 135 इधर जाएगा, दैट नाउ दिस इज बेसिक कैलकुलेशंस। 6√3 अंदर एंट्री मारा, 6√3 इंटू 6√3 कितना होगा 6 6 36 और √3 कितना होता है 3 और यहाँ पे क्या आएगा तो 6√3 टाइम्स x। हमको क्या निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, मतलब x का वैल्यू। 36 इंटू 3 कितना होता है तो 108 होता है ना, हाँ 108। तो अगर यहाँ पे हम लिखे तो लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 108 प्लस 6√3 टाइम्स x। अगर ये 108 इधर जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशंस को देखना, अगर ये 100 रहता, बात को समझ रहे हो, अगर ये 100 रहता तो ये कितना आ जाता, तो 135 में से अगर 100 जाएगा तो आराम से 35 आ गया। लेकिन ये कितना है 8 और है, तो 35 में से और 8 को माइनस करने, तो अगर पहले 5 माइनस करो कितना बचा 30, फिर 3 माइनस करो कितना बचेगा 27। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा तुम्हारा 27 और ये कितना हो रहा है तो 6√3 टाइम्स x। 6√3 टाइम्स x। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आएगा तो 27 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स √3। 6 टाइम्स √3, 3 से कटेगा कितना टाइम्स में तो 3 2 द 6 और ये 3 9 द 27। क्या हम ओवरऑल लिख सकते हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 2√3, 9 डिवाइडेड बाय 2√3। थोड़ा मोड़ा आंसर की तरफ अगर जाओगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे √3 था और ऊपर 9 का टेबल्स में था, मतलब ये कटता, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या किए तो ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइजेशन दे दिए। √3 इंटू √3 3 हो गया, मतलब ये 3 9 को कितना टाइम्स में काटेगा 3 टाइम्स में। और हाइट ऑफ द फ्लैग जो मेरा आ रहा है यहाँ पे लिख रहे हैं, जो x का वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा तो 3√3 डिवाइडेड बाय, हाइट ऑफ द फ्लैग कितना रहा तो 3√3 डिवाइडेड बाय 2। कोई शक, काट भी सकते हो, 3 को काटोगे 2 से कितना टाइम्स आ जाएगा तो 1.5 और ओवरऑल जो ऑप्शंस में दिया गया था वो क्या था
तो 1.5 into √3. दिस इज योर फाइनल आंसर, या √3/2 √3 इज ऑल्सो एप्रोप्रिएट। यूनिट लिख देना, यूनिट क्या चीज में जा रहा था, तो मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर। सो ये रहा पहला क्वेश्चन। होप मजा आया पहला क्वेश्चन को देखकर। बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा जो एप्लीकेशंस लगने वाले वो समझ में आया कि हाउ हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग एप्लीकेशंस का यूजमेंट करेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक इस क्वेश्चंस को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग था, हमको तो मजा आया सॉल्व करने में। होप यू आल्सो एंजॉयड आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक इस चीज को देख लो, उतार लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग था। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भाई, कंप्यूटर स्क्रीन, वाह आ जाओ भाई जल्दी, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकंड, तब तक इस चीज को देखो तुम लोग, समझो यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 13। हाँ भैया 12 हो गया यहाँ पे। चलो इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव ऑन करते हैं। We have just 5 questions and in 5 questions में I assured, हम तुम लोग को assurity दे रहे हैं कि you are going to solve, you are going to deal with the height and distance of questions related to your ICSE बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, अगर ये एक क्वेश्चन तुम लोग देखे होगे ना, तो तुम लोग को बोर्ड का था 5-6 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, बनना चाहिए, अगर तुम पूरा कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए स्टूडेंट इज स्टैंडिंग विथ ए बैनर एट ए टॉप ऑफ 100 मीटर हाई कॉलेज बिल्डिंग। From a point on the ground, the angle of elevations of the top of the student is 60 degree. From the same ground, the angle of elevations of the top of the building is 45 degree. Find the height of the student. आराम समझना। A student is standing with a banner at a top of 100 meter high college building. एक तुम्हारा कॉलेज बिल्डिंग है, हाँ ना, सबका घर पे सबका बिल्डिंग रहता है कॉलेज का। कॉलेज बिल्डिंग में क्या हुआ, एक लड़का है और वो क्या कर रहा है, बैनर लेकर खड़ा है। आराम से समझना, पहले विजुलाइज करो क्वेश्चंस को, तब डायग्राम की तरफ अप्रोच करना। तो एक बिल्डिंग था तुम्हारा कॉलेज का, उसके ऊपर क्या हुआ, एक स्टूडेंट अपना बैनर या कोई भी पोस्टर लेकर क्या है, खड़ा है। ठीक है, अब बैनर के बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विद ए बैनर एट टॉप ऑफ 100 मीटर हाई कॉलेज बिल्डिंग। और जो तुम्हारा कॉलेज बिल्डिंग है ना, उसका हाइट कितना है, 100 मीटर का है। तो क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बिल्डिंग का जो हाइट है, आराम समझना, BUILDING, बिल्डिंग हाइट ये तुम्हारा कितना दिया गया था, तो 100 मीटर। और इसके ऊपर क्या है, विराजमान है, कौन विराजमान है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट के हाथ में क्या है, पोस्टर है। अब क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब एक पॉइंट हुआ ग्राउंड पे, बिल्डिंग तो ऊपर हो गया, स्टूडेंट तो ऊपर खड़ा है बिल्डिंग पे, लेकिन पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट रहा, और उस पॉइंट से क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टूडेंट इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का जो एकदम टॉप मोस्ट है, और ग्राउंड से जब व्यू को लिया गया तो एलिवेशन कितना पता चला, 60 डिग्री। दूसरा क्या है कि एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पहला तो स्टूडेंट का टॉप हो गया, और दूसरा क्या, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो कितना दिया जा रहा है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तुमको क्या बताना है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब बिल्डिंग का हाइट दे दिया गया है 100 मीटर। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बोला जा रहा है कि ये तुम्हारा बिल्डिंग रहा था, आराम समझना, ये तुम्हारा क्या था, बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर क्या था, तो स्टूडेंट विराजमान है। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट तुम्हारा था, स्टूडेंट के हाथ में क्या था, पोस्टर था। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब क्या कि यहाँ पे कोई एक मान ले पॉइंट होगा ग्राउंड पे। अब अगर इस पॉइंट ऑफ द ग्राउंड पे हम लोग जब स्टूडेंट को टॉप को देखें, स्टूडेंट टॉप, हाँ ना, पहला दान में क्या बोला जा रहा है, स्टूडेंट का टॉप, और दूसरा दान में किसका एलिवेशन दिया जा रहा है, तो बिल्डिंग का टॉप। ठीक है, तो स्टूडेंट का टॉप मतलब ये तुम्हारा व्यूअर हुआ, और इस व्यूअर क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट को टॉप को देख रहा है। ऐसे कोई भी व्यूअर होगा XYZ, तो ये व्यूअर और जब स्टूडेंट को टॉप को देखा गया, तो वो दोनों का बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहा वो कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा व्यूअर हुआ, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों का बीच का एंगल, क्योंकि ये तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया है, तो दोनों का बीच का एंगल तुम्हारा कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री। समझ में आ रही है मैटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये तुम्हारा बिल्डिंग का हाइट रहा, यहां से यहां तक हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, तो 100 मीटर। कहां से कहां तक भाई, तो ये वाला पॉइंट, ये रहा तुम्हारा बिल्डिंग, और यहां से ये डॉट के बाद जो ऊपर जा रहे हैं वो तुम्हारा क्या है, स्टूडेंट है, बैनर पोस्टर लिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सेम पॉइंट से जब हम लोग देख रहे हैं किसका टॉप, अब यहाँ पे स्टूडेंट का टॉप नहीं रहा है, ये किसका टॉप है, तो बिल्डिंग का टॉप। तो सेम बिल्डिंग का टॉप से अगर हम एक लोग लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट करें, तो ये दोनों का बीच का जो एलिवेशन दिया गया था वो कितना है, तो 45 डिग्री। कितना है तुम्हारा,
45 डिग्री। तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ये मान ले x रहा, लेट द स्टूडेंट का हाइट भी x, और वो तुमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट, नथिंग एल्स डेटा, और कोई डेटा तुम लोग का गिवन नहीं है। बिल्डिंग का हाइट गिवन है, स्टूडेंट का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और बिल्डिंग का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ, सॉरी, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट। अब बेसिक सा बात है क्या है कि हम लोग एंगल, सॉरी, हम लोग साइड का नेमिंग करेंगे। तो कुछ भी मानो यहाँ पे बिल्डिंग है तो इरेक्ट होगा, तो ये 90 डिग्री पे, तो ए बी सी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये मान ले डी हो गया, ए बी सी डी। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अब तुम लोग दो एंगल को देखोगे और देखोगे कि ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन आ रहा है विद इन दैट एंगल कौन कौन सा साइड को रिलेशंस दे रहे हैं। तो पहली बात क्या रहा, अच्छा हाँ, पहली बात क्या रहा, तो हम लोग अगर ये 60 डिग्री को पकड़ रहे हैं, 60 डिग्री से पहले ना हम 45 को पकड़ रहे हैं, बात समझ में आ जाए क्यों हम 45 को पहले पकड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग 45 को पकड़े तो क्या हम 45 कौन सा ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो ए बी, और ये क्या रहा तुम्हारा डी, मतलब बिल्डिंग वाला जो ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी और डी। अगर ए बी डी का बात किया जाएगा तो tan 45 का वैल्यू क्या आएगा, तो tan परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे, तो ए डी अपॉन क्या आएगा, ए बी, एडी अपॉन एबी। एडी का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तो एडी का वैल्यू 100 है, और यहाँ से एबी का वैल्यू हमको इजाद हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एबी, और यहाँ से मेरा एबी का वैल्यू निकल गया, कितना है तुम्हारा, तो 100 मीटर। एबी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से जो वैल्यू है वो मेरा कितना है, अब 100 मीटर का है। कितना का है, 100 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे, बढ़ा जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्या, कि ये वाला ओवरऑल पार्ट। तो ओवरऑल पार्ट जब हम देखें तो कौन सा पार्ट हुआ, तो ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री एंगल में क्या रहा है तुम्हारा, तो ए बी, और ये क्या रहा तुम्हारा सी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी, और ये क्या रहा सी। ए बी सी में क्या आएगा तुम्हारा, तो tan 60, और tan 60 तुम्हारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ओवरऑल आएगा, यानी ए सी, और बेस तुम्हारा क्या रहेगा, ए बी। बेस क्या रहेगा, ए बी। ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का हाइट 100, और वहां पे क्या है, तो लेट द हाइट ऑफ द स्टूडेंट भी x, यहाँ पे x लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड ए बी तुम्हारा क्या है, 100 है। tan 60 स्टैंडर्ड वैल्यू शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड। तो tan 60 का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को पोर्शन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 इज इक्वल टू क्या, तो 100 प्लस x, और डिवाइड में क्या रहेगा तुम्हारा 100। ओवरऑल तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ से x का वैल्यू निर्माण हो सकता है। एक बात बता, x का वैल्यू क्या आएगा, तो 100 इंटू √3 कितना हो गया, तो 100 √3 इज इक्वल टू क्या, तो 100 प्लस x, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो 100 √3 माइनस 100, 100 √3 माइनस 100। कोई दिक्कत यहाँ पे मत कर देना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, ये सब याद रखना चाहिए। तो √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 100, और √3 की जगह पे तो 1.732, माइनस क्या है, तो 100 है। कितना आएगा ये, तो 173.2 माइनस कितना, तो 100, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो 73.2, और यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर। तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट विल बी क्या, तो 73.2 मीटर। कोई कष्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे, बहुत सही क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर आईसीएसई का एग्जाम आराम से, ठीक है। तो आराम समझ रहा था कि बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर स्टूडेंट था, स्टूडेंट का हाथ में बैनर था, एलिवेशंस फ्रॉम द सेम पॉइंट बोला गया था, पॉइंट फ्लक्चुएशंस नहीं दिया गया था, फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट का बात किया गया तो यहाँ पे क्या था, तो टॉप ऑफ द स्टूडेंट, दूसरा क्या था, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बात समझ रहे हो, टॉप ऑफ द, या तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग हो सकता था, या ये भी बोल सकता था क्या, कि बेस जो है ना, फुट ऑफ द स्टूडेंट। अगर फुट ऑफ द स्टूडेंट में बोलते तो कहाँ पे खड़ा है, यहीं पे खड़ा है। बात समझ रहे हो। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पे, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पे। तब तक लिए क्वेश्चन को देख लो आराम से, समझ लो। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो 1 और 2 अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन ही हुआ है, एंड 2 क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। होप यू लाइक द क्वेश्चंस, ठीक है। और जो भी शख्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहा है ना कि हम डायरेक्ट हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, प्लीज गो एंड वॉच। ऐसा नहीं वॉच ही करो, बट यू शुड हैव अ कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर तुम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा कांसेप्ट है, प्लीज कम हियर, वॉच द हाइट एंड डिस्टेंस एंड यू विल फाइंड द यूनिक अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो रहेगा ना, दैट विल ऑलवेज बी यूनिक यहाँ पे।
ठीक है। हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि वाई रेशियोज एंड प्रोपोर्शन इज नॉट यूज्ड। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आईसीसी टाइप का मेथड देख लेते हैं। वेयर वंस यू विल हैव द ग्रिप, तो एक और वीडियो डालेंगे जिसमें पूरा का पूरा डिटेल रहेगा कि कैसे रेशियोज के थ्रू ना हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट दैट एप्लीकेशंस विल बी यूज्ड जब तुम लोग आईएमओ का एग्जाम दे रहे हो, जब तुम लोग हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, अभी फिलहाल आईसीसी या सीबीएसई के लिए इतना जानना इज मोर देन इनफ। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को समझना। हाँ ना, क्वेश्चन अगर यहाँ पे डिस्प्ले होता ना तो आई वुड बी हैविंग एनफ टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस को हम लोग फिर से लिखना पड़ता है, क्वेश्चन को समझाना पड़ता है, एंड देन वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशंस पार्ट। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग और होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। चलो आगे बढ़ते और देखते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। हमेशा एक शख्स को ना टावर के ऊपर पे छोड़ दिया जा रहा है। हाँ ना, टॉप ऑफ द टावर, समझ लो टावर कितना हाइट कर रहता है और उस पे ना एक शख्स खड़ा है। क्यों खड़ा है भाई, तो देखो क्या बोला जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर सीज अ कार कमिंग टुवर्ड्स द टावर। टावर है, टावर के ऊपर एक शख्स खड़ा है और शख्स का कुछ काम नहीं है। शख्स का काम क्या है कि जो कार मूव कर रहा है ना उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, कार क्या हो रहा है, टावर की तरफ आ रहा है। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि टावर के दूर भी जा रहा है, बट ये टावर के पास आ रहा है। हो सकता है उस इंसान को ले पकड़ने आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि he sees a car coming towards the tower. If it takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree, आराम समझना। एक शख्स है, टावर के ऊपर खड़ा है और वो क्या कर रहे हैं, कार को देख रहा है। कार किसके तरफ आ रहा है, टावर के पास। और यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन का चेंजिंग नहीं बोल रहे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज चेंजिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी क्या कि व्यूअर कहाँ पे रहा, आसमान पे, और वो किसको देख रहा है, कार को देख रहा है। बात समझ लो। अगर यहाँ पे बात रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन से चेंजिंग, तो ये एलिवेशन चेंजिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जो कार में आदमी बैठा है ना वो शख्स को देख रहा है जो टावर पे बैठा हुआ है। मतलब व्यूअर कहाँ पे है, ग्राउंड पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज चेंजिंग। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है मतलब व्यूअर जो वो कहाँ पे, आसमान की ऊंचाई पे ऊपर बैठा हुआ है, शख्स है ऊपर, व्यूअर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, नीचे है। तो ये चीज को ध्यान में रखना। तो क्या बोला जा रहा है, ए मैन स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर सीज द कार कमिंग टुवर्ड्स द टावर। इफ इट टेक्स 20 मिनट फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 20 मिनट का सफर जो रहा ना उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना चेंज हुआ, तो 30 डिग्री से कहां आ गया, वो 60 डिग्री के पास। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द टाइम रिमेनिंग फॉर द कार टू रीच द टावर। अब कितना समय में वो जो कार है ना वो किसके करीब आ जाएगा, टावर के पास। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। We have a multiple approach to solve a single questions in mathematics. That is the beauty of science का सब्जेक्ट और मैथ्स का सब्जेक्ट। बट जो भी तुमको मेथड समझ में आ रहा है ना उसको ग्रैप्स करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या रहा, ये एक खूबसूरत सा टावर था और इस टावर के ऊपर ना यहाँ पे क्या है, देखो अभी ना यहाँ पे चर्चा नहीं किया जा रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द इंसान, हाइट निकालो, टावर का हाइट, कुछ नहीं। बस बोला जा रहा है कि कितना समय में वो जो कार है ना वो टावर को टच कर जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे हम इंसान का हाइट माने नहीं माने डजंट मैटर, हम बोल रहे हैं कि यहीं पे वो शख्स क्या है, बैठा हुआ है, खड़ा है, जो भी है ना, उससे उसको मतलब ही नहीं। तो मतलब नहीं है तो क्या ही दिमाग लगाना यहाँ पे। अब ये क्या रहा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था। ठीक है, यहाँ पे ये कार आया है ना, यहाँ पे क्या था, कार एकदम चल रहा था। बात को समझना। अब ये क्या बोल रहा है, a man standing on if it takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो चेंज किया। कितना चेंज किया, तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री चेंज किया। कितना टाइम में, तो 20 मिनट्स। व्हाट इज द टाइम, अब तुमको क्या निकालना है, कितना वक्त में द कार विल रीच द टावर। तो यहाँ पे ये कार था और ये किसका बात कर रहा है, डिप्रेशन का। डिप्रेशन मतलब व्यूअर कहाँ पे है, ऊपर है। तो क्या मेरा जो अब कंस्ट्रक्शन रहेगा कुछ इस टाइप का रहेगा। चलो कार को हम यहाँ मान रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोजीशन क्या रहा है, पहला कार का। अब क्या रहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री कहाँ पे, 20 मिनट। और कार क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है। किसके तरफ अप्रोच हो रहा है, टावर के पास। ये तुम्हारा टावर रहा, ये तुम्हारा क्या रहा, टावर। टावर के तरफ अप्रोच हो रहा है। मतलब ये अगर ये था तो मान ली हम इसको पॉइंट को क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। और ए से बी आने में जब जो कार का जो एंगल का चेंजिंग हो रहा है वो कितना मिनट में हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम, और कितना मिनट, 20 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये जो बी वाला कार है ना, अब ये जो कार रहा ये टावर के पास, ये टावर के पास कितना मिनट में आ जाएगा, कितना मिनट में पहुंच जाएगा, विराजमान हो जाएगा, टच कर जाएगा, जैसे समझना है। और यहाँ पे क्या दिया गया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, बात को समझना। मतलब व्यूअर कहाँ पे है, व्यूअर ऊपर है।
ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां है, नीचे। थोड़ा सा एप्लीकेशंस लगाओ। अब हम क्या बोले थे कि व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल, ना कि वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी कौन सा, ये एक्सिस। अगर ये हॉरिजॉन्टल का हम बात करेंगे और व्यूअर और ऑब्जेक्ट का बीच का लाइन, मतलब किसका एंगल का बात चर्चा हो रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा पहला दान में कितना था, 30 डिग्री था। क्या ये बात समझ में आ रही है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 20 मिनट में ये कार ए से कहां आ गया है, बी के पास, मतलब अब ये लाइनिंग ऐसे ज्वाइन हुआ। ठीक है, अब ये कितना चेंज हो गया, 60 डिग्री। फिर वही कहानी, डिप्रेशन मतलब क्या होगा, वर्टिकल से हमको कोई मतलब ही नहीं है, वी हैव ऑलवेज मतलब विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल और ये लाइन दोनों का बीच का एंगल, मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल, और ये एंगल अब तुम्हारा कितना रहेगा, 60 डिग्री का। तो फिगर का फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम ये 30 और ये 60 कर दोगे, दैट विल बी अ ब्लंडर। ठीक है, और तुमको नंबर पूरा कम आ जाएगा, इन सेंस वो प्रैक्टिकली गलत है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री रहा तो क्या ये z का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बिल्कुल बोलोगे z का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये एंगल भी तुम्हारा कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये ओवरऑल तुम्हारा 60 डिग्री होगा तो ये z का फॉर्मेशन कौन दिया, तो b के साथ, मतलब ये एंगल तुम्हारा कितना बना, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री है, और कितना वक्त में आ रहा है, 20 मिनट में। तुमको क्या बताना है कि ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक आ जाए कितना मिनट में आ जाएगा। दैट वाज योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था भाई, हमको तो मजा आया क्वेश्चन पढ़ के, प्रैक्टिकली इस चीज को फील करके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते और देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन था, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, तो इसका समय, इसका वक्त, ना कोई डिस्टेंस है ना कुछ है। ठीक है, एक चीज और, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को सोच सकते हो या एनालाइज कर सकते हो कि ये 30 था और ये कितना था, 60, मतलब ये दोनों जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और हम लोग देखेंगे कि अगर ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ हाइट और बेस में ना रिलेशन एस्टेब्लिशमेंट होता है, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 20 मिनट में सफर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा। रेशियोज में बना के इस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ये ए मान रहे, ये बी हो गया, तो मान लीजिए सी हो गया, और ये क्या मान रहे, इसको डी मान रहे। तो पहला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ये 30 डिग्री का अगर हम बात करेंगे तो 30 डिग्री में कौन सा ट्रायंगल की इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ए सी, और ये क्या रहा, डी। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर हम ए सी डी का चर्चा किए तो ए सी डी का चर्चा करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, tan 30, और tan 30 का वैल्यू क्या रहेगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, तो डीसी, और बेस तुम्हारा क्या है, तो एसी। बेस तुम्हारा क्या है, एसी। बढ़ जाएगा, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा क्या रहा, 60 डिग्री, सॉरी ये क्या रहा तुम्हारा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री कौन सा एंगल का फॉर्मेशन में हो रहा है, ट्रायंगल में, तो बी सी, और ये क्या रहा, डी। तो यहीं पे हम लिख रहे हैं क्या, तो इन ट्रायंगल बी सी, और ये क्या रहा तुम्हारा, डी। बी सी और डी, तो बी सी डी में क्या लिख सकते हो, तो tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर यानी क्या है, डीसी है, और बेस यानी क्या है, तो बी और सी। बेस यानी क्या है, तो बी और सी है। समझ में आ रही मैडम? अब आगे बढ़ते हैं, चीज को समझते हैं। यहाँ पे ए और बी का जो भी डिस्टेंस होगा ना, दैट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड कितना मिनट में, 20 मिनट में। ये चीज वाज गिवन। तो पहले हम लोग ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ए बी का जो मेरा डिस्टेंस है ना, वो मेरा क्या होगा। अगर वो चीज निकाल लिया ना, तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, डिस्टेंस आएगा, और वहां से हम लोग फिर टाइम के बारे में बता सकते हैं। तो हम बोल दे क्या कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। मेरा जो हाइट ऑफ द टावर है ना, वो कितना है, एच है। तो अगर मेरा हाइट ऑफ द टावर एच है, तो एक बात बताओ, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे 1/√3। और यहाँ पे डीसी का वैल्यू तुम्हारा कितना रहा, तो डीसी का वैल्यू क्या है, एच है। और यहाँ से तुम्हारा क्या निकल कर रहा है, एसी का वैल्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एसी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो √3 टाइम एच। एसी यानी क्या, तो एसी कौन हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली क्या, √3 टाइम्स एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द टावर। समझ में आ रही है मैटर? बढ़ते आगे। अब अगर हम इधर आए तो इधर है, तो क्या देख रहे हैं, tan 60 यानी क्या हो जाएगा, √3, और √3 डीसी को क्या माने, टावर एच, और यहाँ पे क्या आएगा, बीसी। तो यहाँ से बीसी का वैल्यू क्या है, तो h/√3, h/√3। तो बीसी कौन हुआ भाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर जो है वो तुम्हारा कितना है, जिसका हमको डिस्टेंस टाइम निकालना है, वो तुम्हारा कितना सफर है, तो h/√3, h/√3। यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस मिल गया, ओवरऑल डिस्टेंस मिल गया। लेकिन ये डिस्टेंस का ना कोई चर्चा ही नहीं हुआ, तो निकाल तो सकते हैं, कैसे निकल कर आएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो ओवरऑल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा ए बी का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो ए सी यानी 3√3, और माइनस क्या, बी सी यानी h/√3, h/√3। क्या यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकल सकता है, बोलोगे बिल्कुल निकल सकता है। कितना आएगा ए बी का डिस्टेंस, तो यहाँ ए बी कितना आएगा, तो ए बी विल बी क्या, √3 × √3, 3h में से h जाएगा यानी 2h, और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय √3। तो ये डिस्टेंस कितना रहा, तो 2h
डिवाइडेड बाय √3। कितना टाइम का निकालना है? तो h/√3। बात समझ रहे हो? ये ओवरऑल 2h/√3। हमको कितना डिस्टेंस का निकालना है? h/√3। होप यहां तक मैटर को ना क्लैरिटी मिला, समझ में आया कि यहां तक क्या चर्चा हुआ, कैसे यहां तक इन्वॉल्वमेंट आया। आगे बढ़े, चीज को देखे, तब तक इस चीज को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो अब इस चीज को ना आगे थोड़ा लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, तो कौन सा पार्ट इरेज कर दिया जाए? यही पार्ट को इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रायंगल ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए बी जो था उसका वैल्यू कितना आ रहा है? तो 2h/√3। ए बी कौन था? यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर था, उसका कितना मिनट में सफर हो रहा है? होता है 20 मिनट। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो मेरा डिस्टेंस था, कौन सा डिस्टेंस था? तो 2h/√3 का डिस्टेंस है, वो कितना मिनट, कितना टाइम में ट्रेवल्ड हो रहा है? तो 20 मिनट। कितना टाइम में ट्रेवल्ड हो रहा है? इन टाइम 20 मिनट। हमको क्या चाहिए? BC का डिस्टेंस, कि ये जो गाड़ी था ना B वाला, वो कब तक टावर के पास अप्रोच कर जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल्ड करना है? तो h/√3। तो एक बात बताओ, h/√3 को अगर हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देना था, मतलब ये जस्ट इसका क्या हुआ? आधा पार्ट 2 अगर इधर जाएगा तो 20 डिवाइडेड बाय 2 मिनट, और ये कितना आ जाएगा? दैट इज बेसिकली क्या? तो 10 मिनट। मतलब गाड़ी यहां से यहां तक कितना मिनट में आ जाएगा? 10 मिनट में। एक क्वेश्चन में एक और चीज देना चाहिए था क्या, कि कार इज ट्रैवलिंग, या जो भी यहाँ पे है ना, व्हीकल इज ट्रैवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं रहता तब तो बात ही अलग हो जाएगा, दैट अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार चल रहा है ना, दैट इज ट्रैवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर ये सफर तुम्हारा 20 मिनट में हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस क्या था? जस्ट आधा था, तो आधा डिस्टेंस के लिए आधा वक्त लगेगा। कितना मिनट लगेगा? कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। तो ये क्वेश्चन था। होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और चीज को यहाँ पे समझते हैं। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, यहाँ पे बढ़ जाए आगे, चीज को देखा जाए और गहराई में देखा जाए। बढ़िया बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को ना तुम लोग ऐसे भी मान सकते थे कि यहां से यहां तक जो ट्रायंगल था ना, आराम समझना। एक और मेथड को देख सकते हो, और ये मेथड को ना घर पे ट्राई करना। ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक, पूरा बेसिक अभी आज हम क्लास में चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा बेसिक हो गया। एक मेथड को और देख सकते हो, तो क्या, यहां से यहां तक डिस्टेंस ए मान लो, ये वाला पार्ट को क्या मान लेना? बी डिस्टेंस मान लेना। और ए और बी में जब रिलेशन स्टैब्लिश करोगे ना, ये तुम्हारा कितना था? शायद 30 डिग्री, ये कितना था? 60 डिग्री, और ये हाइट ऑफ द टावर था। ए और बी में ना रिलेशन स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश करना। जैसे रिलेशन स्टैब्लिश करोगे ना, तुमको पता चलेगा कि बी और ए में जो रिलेशन आ रहा है ना, वो आधा का आएगा। यानी अगर ये तुम्हारा 20 मिनट ले रहा है, तो बी कितना लेगा? तो उसका जस्ट आधा लेगा, यानी 10 मिनट लेगा। तो दिस पार्ट शुड बी डन बाय यू। तो इस चीज को सॉल्व करना और देखना, ये एक अच्छा यूनिक अप्रोच रहेगा। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, क्योंकि आज मेरा जो क्लास है ना, दैट इज फुल बेसिक। और आज हम चाहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलाया जाता है ना, दैट इज बेसिक। जब एक बार उंगली पकड़ना सीख जाओगे ना, उसके बाद मैराथन हम दौड़ाएंगे ना, और कैसे स्प्रिंट मारा जाता है वो तो हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आज एक क्लास इज पूरा बेसिक। तो आज कुछ ज्ञान का अपेक्षा ना करना, बस देखना। क्वेश्चन इज ऑफ हायर लेवल ऑलवेज, बट अप्रोच जो रहेगा ना, दैट विल ऑलवेज बी अ बेसिक। कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, हाँ ना, कि ऐसे तुरंत सॉल्व करो, पुट करो वैल्यूज है। एवरी ऑलवेज गो फॉर द फंडामेंटल। अगर तुम लोगों को फंडामेंटल सही है, यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ ट्रिक। की व्हाट विल बी द ट्रिक? दैट इज हिडन बिहाइंड दैट क्वेश्चंस। तो हमेशा फंडामेंटल की तरफ अप्रोच करना, दैट शुड बी ऑलवेज योर मोटिव। तो आज हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। बस 4 ही क्वेश्चन देख रहे हैं, बट क्वेश्चंस हमेशा याद रखना ना, दैट विल ऑलवेज ऐसा रहना चाहिए जो तुम्हारा मेमोरी को शार्प करे, जो तुम्हारा विजुअलाइजेशन पावर को एनहेंस करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते और देखते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? राम एंड श्याम आर 10 किलोमीटर अपार्ट। दूरी पे है, राम और श्याम क्या है? डिस्टेंस बना लिया। कितना डिस्टेंस है भाई? तो 10 किलोमीटर अपार्ट। क्वेश्चन देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे ना हम एज्यूरिटी दे रहे हैं ना कि 90% ऑफ द स्टूडेंट, 90 क्या 95 ले ले। ठीक है, 95% ऑफ द स्टूडेंट जो है ना, यहाँ पे एरर करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं कि राम और श्याम जो है ना, राम एंड श्याम, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। राम और श्याम अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर अपार्ट, है ना। मतलब राम यहाँ खड़ा है, तो उससे 10 किलोमीटर के बाद कौन खड़ा रहेगा? श्याम खड़ा रहेगा। दे बोथ see a hot air balloon passing in the sky making an angle of 60 degree and 30 degree respectively। मतलब राम एंड श्याम जो है वो कितना मीटर अपार्ट है? 10 किलोमीटर अपार्ट। और राम और श्याम क्या कर रहा है? देख रहा है, किसको देख रहा है? तो एक हॉट बैलून जो आसमान में उड़ रहा है।
कितना एंगल बन रहा है भाई दोनों के बीच में, तो 60 और 30 डिग्री। मतलब राम जो है उसका एलिवेशन कितना रहा 60 डिग्री का, श्याम का एलिवेशन कहा कितना रहा 30 डिग्री का, क्योंकि 60 एंड 30 के बाद रेस्पेक्टिवली टर्म का यूज कर रहा है। रेस्पेक्टिवली यानी क्या कि राम जो है वो तुम्हारा 60 डिग्री एलिवेशन का फॉर्मेशन कर रहा है और श्याम जो है वो कितना, तो 30 डिग्री एलिवेशन का फॉर्मेशन ले रहा है। किससे, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, तो हॉट बैलून जो आसमान में उड़ रहा है, OON। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द हाइट एट विच द बैलून कुड बी फ्लाइंग। तुमको बताना है क्या, यहां से तुमको बताना है हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द बैलून। देखने में आसान क्वेश्चन लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना 95% ऑफ आवर व्यूअर विल कमिट अ मिस्टेक। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं कि व्हाट विल बी द हाइट एट विच द बैलून कुड बी फ्लाइंग। बढ़ा जाए आगे। तो राम एंड श्याम जो था वो दोनों का बीच का जो गैपिंग है ना, डिस्टेंस है, वो कितना है 10 मीटर का था। और क्या बोले, सॉरी 10 किलोमीटर का था। और क्या बोला जा रहा था कि राम और श्याम जो है ना एलिवेशंस का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशंस दिया गया था, मतलब व्यूअर कहां पे है, ग्राउंड पे है। किसको देख रहा है, हॉट बैलून को देख रहा है। हॉट बैलून कहां पे, आसमान पे। इतना तो मैटर क्लियर है। विथ रेस्पेक्ट टू हॉट 60 एंड 30 डिग्री, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बैलून। तो यहां पे हम फॉर्मेशंस क्या कर रहे हैं, तो मान ले ये तुम्हारा राम रहा और ये तुम्हारा श्याम रहा। राम और श्याम का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो दोनों का बीच में जो विवादित डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का है, तो बोलोगे 10 किलोमीटर का है। कोई कष्ट यहाँ पे, कोई दिक्कत, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब एक हॉट बैलून है, उड़ रहा है आसमान में, तो मान ली यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि ये तुम्हारा हॉट बैलून है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहा, हॉट बैलून जो आसमान में उड़ रहा है। अब हॉट बैलून में क्या बोल रहे हैं कि राम जो एंगल फॉर्मेशन कर रहा है वो कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और श्याम जो कर रहा है वो कितना डिग्री पे, 30 डिग्री। मतलब राम अगर इस व्यू को हॉट बैलून पे देखेगा ऐसे एलिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, तो हॉरिजॉन्टल, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 60 डिग्री। अगर श्याम इस हॉट बैलून को देखेगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये एंगल तुम्हारा कितना बन रहा है 30 डिग्री। तुमको बेसिकली क्या बताना था, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉट बैलून। और हॉट बैलून जो उड़ रहा है ना हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। ठीक है, अब बात को समझना। अब नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे ए करें, यहाँ पे राम और श्याम को हटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, सी लिख दे रहे हैं, और ये क्या होगा तुम्हारा डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, तो दे वेयर 10 किलोमीटर अपार्ट। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा राम था और ये तुम्हारा श्याम था, दोनों का बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी है। बैलून हॉट एयर ऊपर नीचे, तुमको क्या बताना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एडी। होप यू विल गेट दिस। कोई दिक्कत है यहाँ पे, फिगर का फॉर्मेशन में कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते और देखते हैं। एक बात को समझो, अब हम यहाँ पे बोले तुम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगा क्या कि लेट द हाइट ऑफ द बैलून बी एक्स, है ना, कुछ भी एच जो तुमको मानना है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये हाइट ऑफ द बैलून को हम एच मान लिए। कितना मान लिए, एच। तो क्या हम ये पहला ट्रायंगल अगर हम देख रहे हैं राम के अकॉर्डिंग, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, तो ए बी और डी। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी, और ये क्या रहा डी। ए बी डी, जैसे ए बी डी को पकड़ोगे एक बार, तो ये कितना बन रहा है tan 60। तो क्या हम लिख सकते हैं कि tan 60 का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, तो ए डी, और बेस तुम्हारा क्या है, तो बी डी है। ए डी हाइट ऑफ द टावर, और बी डी, हाँ एक बात होता है बी डी, बी डी का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे आपको पता ही नहीं क्या है। तो बी डी यहाँ पे क्या मान रहे हो, तो मान लिया अगर हम बोले कि लेट द बी डी का डिस्टेंस भी एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10 - x। मैटर को समझना, यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल आ गया, एक तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और एक तुम्हारा x का इजाफिंग हो गया, तो दो वेरिएबल आ गया। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस रहेगा, तभी जाकर सॉल्यूशंस तुमको प्रोवाइड हो पाएगा, तभी तुमको सॉल्यूशंस मिल पाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बात को समझना कि tan 60 का वैल्यू क्या रहा, तो परपेंडिकुलर क्या रहा है AD, और बेस क्या रहा है BD, और BD की जगह पे क्या लिख रहे हो, x लिख रहे हो। यानी क्या ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा, tan 60 का वैल्यू √3 का वैल्यू क्या रहा, h/x। देयरफॉर h का जो वैल्यू रहा, हाइट ऑफ द वैल्यू जो रहा वो कितना रहा, तो √3 टाइम्स x। यहाँ से कितना आ रहा है, √3 टाइम्स x। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का निर्माण देख रहे हैं AD और C। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AD, और ये क्या रहा C। तो इन ट्रायंगल ADC में tan 30। अच्छा एक बात को समझना, हमेशा हम टेंजेंट का क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, साइन का भी यूज कर सकते हो, कॉस का भी यूजमेंट कर सकते हो, बट दैट थिंग कब आएगा, जब उसका वैल्यूएशन, उसका साइड का ना यूजेस होगा। क्या अभी हमको कोई भी ऐसा साइड दिख रहा है जिसमें हम साइन और कॉस का यूजमेंट करें, तो बोले बिल्कुल नहीं। क्या हमको हाइपोटेन्यूज यूजमेंट हो रहा है, नहीं। जब हमको हाइपोटेन्यूज साइड्स का यूजमेंट को लेना पड़ेगा, देन वी विल यूज द साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कॉस का। बट अभी हमको सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से काम चल जा रहा है ना, तो इसलिए हम tan ले रहे हैं। ऐसा मत समझना कि हमेशा tan ही क्यों आ रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 30 कितना आएगा ट्रायंगल एडीसी में, तो tan 30 यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, तो एडी अपॉन क्या क्या आएगा यहाँ पे, तो डीसी। tan 30 क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 1/√3 इज इक्वल टू एडी कितना रहा, तो हाइट ऑफ द बैलून क्या है, h है, और डीसी तुम्हारा क्या है, तो डीसी तुम्हारा क्या है, तो 10 - x। क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइट जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, तो 10 - x डिवाइडेड बाय √3, 10 - x डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पे हाइट क्या आ रहा था, √3 टाइम h, सॉरी √3 टाइम x। या तो x का वेरिएबल का वैल्यू निकालो या डायरेक्ट हाइट भी निकाल सकते हो, दैट विल डिपेंड ऑन योर बेसिक मोड ऑफ कैलकुलेशंस। बात समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे हाइट 10 - x √3 और यहाँ पे हाइट √3x, दोनों का हाइट ही निकल रहा है ना, मतलब दोनों वेरिएबल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आराम समझना, क्या हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 10 - x अपॉन √3 इज गोइंग टू बी इक्वल, किससे इक्वल होगा तुम्हारा, तो √3 टाइम x। बेसिक बात है, √3 × √3 कितना x हो गया, 3x, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 10 - x इज इक्वल टू 3 टाइम्स x, और यहाँ पे अगर ये x इधर है तो कितना हो जाएगा, तो 4x, और 4x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो 5/2। सही है ना, x का वैल्यू कितना आएगा, 5/2, 5 2 = 10 और 2 2 = 4। x आ रहा है ताकि हाइट, हमको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी हाइट ऑफ द हॉट बैलून, मतलब यहाँ से जो हाइट ऑफ द बैलून जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, तो √3 टाइम x, यानी ये कितना हो जाएगा, तो √3 इंटू, और x का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तो 5/2, और ये ओवरऑल कितना हो गया, तो 5√3 डिवाइडेड बाय 2, तो 5√3 डिवाइडेड बाय 2 ये तुम्हारा क्या रहा था, हाइट ऑफ द बैलून। ठीक है, अब तुम इस चीज को बनाओगे, बोलोगे हम तो वो 5% में आ रहे हैं, ठीक है, जो इस क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व कर लिए, बट यहाँ पे ये तो आंसर होगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2, बट एक अप्रोच और भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है, इसमें ये थोड़ा ना दिया है कि बैलून जो है ये दोनों का बीच या मिडवे में ऐसे कुछ उड़ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो परसेप्शंस कैन बी इन डिफरेंट वे, क्या वे है, चलो देखते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, केस वन क्या था, बैलून यहाँ पे है, राम यहाँ पे और श्याम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या था, 10 किलोमीटर। और इस केस में जब हम लोग हाइट ऑफ द बैलून निकाल रहे हैं तो मेरा कितना निकल कर आ रहा है, 5√3 डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं, क्या मेरा नजरिया जो है इस चीज को आराम से उतार लेना, ठीक है, देख लेना। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पे मेरा क्या रहा, आराम समझना, ठीक है, और होप दिस विल बी आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारा क्या था, राम, और ये आपका क्या है, श्याम, कुछ हो सकता है। राम एंड श्याम आर 10 किलोमीटर अपार्ट, 10 किलोमीटर क्या था, अपार्ट। तो ये राम और ये कौन रहा, श्याम, और ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है ना वो तुम्हारा क्या था, 10 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, आराम समझना, दे 10 किलोमीटर अपार्ट, ये तो बात हम लोग समझ गए, ठीक है। अब जो तुम्हारा हॉट बैलून था उस केस में क्या था, यहाँ पे अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा हॉट बैलून है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी क्या, कि अब मेरा हॉट बैलून ना कुछ यहाँ पे उड़ रहा है, ये मेरा क्या रहा, हॉट बैलून, ये मेरा क्या रहा, हॉट बैलून। नजर तो ऐसे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब इस केस में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि राम और हॉट बैलून का बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, तो बोलोगे राम का बीच में कितना था, 60 डिग्री, 60 डिग्री था ना, राम का बीच में कितना था, राम एंड श्याम द हॉट बैलून इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो राम का बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन हॉट बैलून से कितना था, 60 डिग्री, और श्याम जो एंगल ऑफ एलिवेशन को फॉर्मेशन दे रहा था विद रिस्पेक्ट टू हॉट बैलून वो तुम्हारा कितना था, तो बोलोगे 30 डिग्री। अब तुमको बताना है फाइंड द हाइट, मतलब अब जो तुम्हारा हॉट बैलून आया वो दोनों का मिड वे में या दोनों का बीच में लाई नहीं कर रहा है, या है ना, दोनों का अब ये लाई कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, तो इसको हम मान ले रहे हैं ए, ये तुम्हारा हो गया बी, ये हो गया सी, अब यहाँ पे हो गया डी। अब ये जो पार्ट हो रहा है ना, दिस इज माय हाइट ऑफ द हॉट बैलून। क्या ये मेरा एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड दिस पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू मिस, है ना, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसलिए हम बोले थे कि ओनली 5% विल बी एबल टू सॉल्व बोथ द तरीका। एक तो आ जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई 2, नॉट ए बिग डील, बट नजरिया तो ऐसे भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। अब आगे बढ़ते और चीज को समझ, अब तो आसान हो गया। वंस यू हैव फॉर्म फ्रेम अ फिगर देन यू आर गोइंग टू सॉल्व, कोई भी तरीका लगा के ना तुम इस चीज को तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं। पहले हम ट्रायंगल ये वाला का बात कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी और क्या रहा सी। अगर हम ए डी सी का चर्चा करें तो ए डी सी में क्या आ रहा है तुम्हारा tan 60, और tan 60 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो हाइट अपॉन एडी,
ठीक है। यहां से एडी का वैल्यू कितना आएगा तो बोलोगे एडी का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हाइट डिवाइडेड बाय tan 60, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो एडी का वैल्यू कितना आया h/√3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मेरा जो आया ना वो 30 डिग्री, क्योंकि इसका तो फ्रेमिंग का काम हो गया खत्म। अब ये ओवरऑल बड़ा सा ट्रायंगल आ रहा है, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल बी सी डी। अगर हम BCD का बात करेंगे तो BCD मेरा कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा tan 30, और tan 30 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हाइट यानी वर्टिकल एक्सिस, तो DC आएगा। DC की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, हाइट ऑफ द हॉट बैलून फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस डिवाइडेड बाय ये पूरा क्या आएगा BD। B और D, बात को समझना यहाँ पे BD की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो ये जो यहां से यहां तक BD का सफर रहा, तो हम लोग देख रहे हैं कि AD का वैल्यू कितना आ रहा है h/√3, मतलब ये पार्ट तुम्हारा कितना आया, तो h/√3, ये तुम्हारा कितना है 10 है, मतलब ओवरऑल जो BD होगा वो कितना होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या, तो हाइट अपॉन BD, और BD का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 किलोमीटर तो अपार्ट था, प्लस h/√3 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 इज बेसिकली 1/√3। सॉल्व कर लो, 10√3 आराम से देखना, प्लस h, और ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √3 टाइम्स h। किसी को कोई दिक्कत तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। बढ़ते आगे और इस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं एक बात, अगर ये √3 इधर जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 3h विल बी इक्वल टू, अगर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10√3 प्लस क्या हो गया, h हो गया। h अगर इधर आएगा तो 3h में से अगर h गया तो कितना h बच गया भाई, 2h, और 2h का वैल्यू कितना आ रहा है 10√3, और h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5√3। h यानी क्या, हाइट ऑफ द हॉट बैलून, और हॉट बैलून का हाइट कितना निकल कर आ रहा है, तो 5√3 मीटर, या जो भी इसका हाँ मीटर में था किलोमीटर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा यूनिट किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द हॉट बैलून फ्रॉम द हॉट सरफेस आएगा ना, वो दोनों आएगा। पहला क्या था 5√3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या आएगा तुम्हारा 5√3। अगर ऐसा केस बन रहा है तो 5√3 पे रहेगा। अगर राम और श्याम का बीचों बीच बैलून, बीचों बीच मतलब मिडवे मत समझना, हाँ ना, मतलब राम उधर है श्याम उधर है, और उन दोनों का बीच में अगर ऐसे बैलून उड़ रहा है तब कितना आएगा, तो 5√3 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन राम एक तरफ है श्याम भी एक तरफ, बैलून दोनों को उल्टा डायरेक्शन से उड़ रहा है, जैसे ये केस में हो रहा था, तब यहाँ पे हाइट ऑफ द बैलून कितना आएगा, तो 5√3 किलोमीटर। तो योर बोथ द आंसर इज करेक्ट, कि दोनों आंसर यहाँ पे तुमको चूज करना पड़ेगा, और दोनों आंसर तुम लोग को लिखना पड़ेगा, वरना यू आर नॉट गोइंग टू गेट द फुल नंबर। बात समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन देखा जाए या इनफ है, देखते हैं अगर एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, तो एक और लास्ट क्वेश्चन का फ्रेमिंग करते हैं और क्लास का आज एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, फाइंड द, ठीक है, चलो काफी है आज के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड होप दैट विल बी द एंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट एकदम स्क्रीन पे आया तो उस चीज को देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना तुम लोग को समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड था, मानते थोड़ा टफ लगेगा, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार कॉन्सेप्ट ग्रैब में आ गया ना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नेवर गो फॉर द क्वालिटी, गो फॉर द क्वांटिटी, नेवर गो फॉर द क्वांटिटी, ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी क्वेश्चंस बनाओ, मस्त क्वेश्चंस बनाओ, और जिंदगी को अच्छा तरीका से व्यतीत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, और आज का सवाल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस को खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है ना, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द विजुअलाइजेशन। अगर तुम्हारा विजुअलाइजेशन सही है ना, तुम बना दोगे आराम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर विजुअलाइजेशन सही नहीं है ना, क्वेश्चन से पढ़ के डर जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। और ये रहेगा आज का द एंडिंग क्वेश्चन। जो व्यूअर, जो कैंडिडेट अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, आई डीपली रेस्पेक्ट उसका पेशेंस, आई डीपली रेस्पेक्ट उसका मेमोरी, यहाँ तक वो चीज को देख रहे हो, यहाँ तक तुम टॉलरेट कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस है दैट डिमांड अ बेटर विजुअलाइजेशंस। तो अगर आ रहे हो तो आई एश्योर कि तुम लोग का जो 10th में है ना, यू विल नेवर फियर रिलेटेड टू मैथ्स का क्वेश्चन, नॉट ओनली इन 10th का एग्जाम, कोई भी तुम लेवल ऑफ एग्जाम दे दो दैट तो जिसका सिलेबस 10th से रिलेटेड रहता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IITs के एग्जाम। ठीक है, वहां का मैथ्स इज ऑफ अलग लेवल। चलो बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा था, कंसिडर्ड ए रेगुलर हेक्सागन। अब बात आ गया हेक्सागन का मैटर में, तो तुमको क्या करना है, कंसिडर करना है कि एक रेगुलर हेक्सागन था। मान ली यहाँ पे ABCDE और क्या रहा F, ये तुम्हारा क्या नाम दिया जा रहा है, रेगुलर हेक्सागन। तो कंसिडर्ड ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, देयर आर 2 टावर्स प्लेस्ड एट B and D।
ये जो साइड है ना बी और डी पे दो टावर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस्ड कर रहे हैं, दो टावर का इरेक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू द टावर बी इज 30 डिग्री। अगर हम साइड ए से बात करें ना, तो साइड ए से बी वाला जो टावर पे इरेक्शंस कर रहे हो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री का है, तो बोलोगे 30 डिग्री। एंड टू द टॉप ऑफ द टावर एट डी इज 45 डिग्री। और ए से अगर टॉप ऑफ द टावर हम लोग डी का बात करेंगे तो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। What is the ratios of height of tower B and D? तुमको बताना है कि हाइट ऑफ टावर B और हाइट ऑफ टावर D दोनों का बीच का रेशियोस क्या होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। आराम समझो क्या है। कंसिडर ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागन ABCDEF हो गया, और ये बी पे क्या किया जा रहा है, एक टावर को इरेक्ट किया जा रहा है, और जब ए साइड से उस टावर को तरफ एलिवेशन के तरफ देखा गया तो कितना डिग्री का एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वही ए से जब डी के तरफ हम टावर का एलिवेशन देखें तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तुमको क्या बताना है कि टावर बी और टावर डी का दोनों का बीच का रेशियो जो है वो क्या निकल कर आने वाला है। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। और होप यू लाइक द वीडियो। जिस शख्स को वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, प्लीज लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब भी कर लेना। जो भी तुम्हारा जूनियर है, जो भी तुम्हारा 10th लेवल पे स्टूडेंट है जिसको मैथ से लगाव है या थोड़ा डर टाइप लग रहा है, प्लीज शेयर द वीडियो, ठीक है। जितना शेयर करोगे दैट विल बी माय क्या उसको बोला जाएगा, दैट विल बी माय एफर्ट्स का है ना रिवार्ड। जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उसका मेरा यही रिवार्ड रहेगा कि यू लाइक माय वीडियो। और तुम लोग से कुछ नहीं चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो कंसिडर रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। तो हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन का माने तो रेगुलर हेक्सागन मतलब समझ ही रहे हो, इस टाइप का कुछ फ्रेमिंग हुआ। ये तुम्हारा ए रहा, बी रहा, सी, डी, ई और ये क्या रहा, एफ। अब थोड़ा विजुअलाइजेशन की तरफ आ जाओ। ये जो रेगुलर हेक्सागन ABCDEF बन रहा है ना, ये मान लो कि तुम्हारा जमीन पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ABCD ऐसे एकदम स्क्वायर टाइप में बन रहा है, और ये जमीन पे तुम्हारा क्या किया जा रहा है, ऐसे टावर का इरेक्शन दे रहा है। मान लीजिए ये टावर ऐसे दिख रहा है ना, ये टावर, बात समझ रहे हो, ये टावर रहा, और ये ए से जब इस टावर के टॉप में देखा जा रहा है ना, तब एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब टावर और बी का बीच का एंगल देखोगे तो वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को देखना और समझना, ठीक है। एंगल ए से साइड ए से जब इस टावर के टॉप में देखोगे तब एंगल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है, तो बोलोगे 30 डिग्री। सेम डी पे रहा, डी पे भी ऐसे टावर के इरेक्शन है, ठीक है। जब ए से इस टॉप ऑफ द टावर को देखा गया तो दोनों का बीच का एंगल कितना बन रहा था, तो बोलो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। दिस विल बी योर विजुअलाइजेशन, बस और कुछ नहीं इस क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम क्या टावर के इरेक्शंस कर सकते हैं, तो मान लीजिए कुछ टावर ऐसे रहा और इसको हम बोल रहे हैं हाइट ऑफ द टावर बी। तो ए से जब इस हाइट ऑफ द टावर बी में बना गया तो ये कितना एंगल का फॉर्मेशन दे रहा है, तो 30 डिग्री। कितना दे रहा है, 30 डिग्री। हम मान लिया क्या कि रेड द रेगुलर हेक्सागन का साइड भी ए, तो सारा साइड रेगुलर है मतलब सबका साइड्स क्या होगा, ए ए ए ए, सारा का साइड्स विल बी सेम, ठीक है। अब एक कहां पे रहा, डी पे। डी पे भी ऐसे ही टावर है, बात समझिए। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ मान रहे हैं, ये तुम्हारा रहा हाइट ऑफ द टावर क्या, तो डी, ठीक है। ऐसे ये प्लेन दैट इज गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेन। ऐसा नहीं कि सेम प्लेन का बात किया जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा ना थर्ड डायमेंशन की तरफ, सेकंड डायमेंशन की तरफ जा रही चीजें, ठीक है। एक तुम्हारा प्लेन है और प्लेन के ऊपर क्या है, ऐसे टावर इरेक्शंस है, बात समझ रहे हो। तो यहां से लेकर जब इस टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा है, बात समझना आराम से, ये तुम्हारा रहा ऐसे, तो टॉप ऑफ द टावर पे जब देखा जा रहा है तो ये दोनों का बीच का ऐसे अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये एंगल का फॉर्मेशन कितना है तुम्हारा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। और डी पे बन रहा है मतलब ये एंगल तुम्हारा कितना होगा, 90 डिग्री। ये विजुअलाइजेशन रहना चाहिए। ये तुम्हारा प्लेन था, आराम समझना, ये प्लेन था, ये तुम्हारा क्या है, टावर है। ये तुम्हारा क्या था, टावर। अगर ये टावर रहा और ये तुम्हारा प्लेन सरफेस है तो ये दोनों का, बात समझ रहे, ऐसे देखो, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेन सरफेस था और ये तुम्हारा क्या रहा, टावर। ये ए रहा और ये दोनों का बीच का एंगल, मतलब यहां से लेकर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों का बीच का एंगल क्या बन रहा है, तो 45 डिग्री। दिस विल बी योर विजुअलाइजेशन। अब तुमको बताना था कि दोनों का साइड का रेशियोस क्या होने वाला है। तो ऊपर ना तो आसान था, मान लीजिए ए बी, इसको मान लिए एक्स, तो हम लिख सकते हैं ना कि इन ट्रायंगल ए बी एक्स, इन ट्रायंगल ए बी एक्स क्या मेरा हो सकता है ना कि tan 30 का वैल्यू क्या आएगा, तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ द टावर बी डिवाइडेड बाय बेस, और यहाँ पे बेस क्या है, तो लेट द साइड्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागन को हम ए मान लिए। तो क्या यहाँ से निकल कर आ गया कि हाइट ऑफ द टावर बी, हाँ ना, जो है वो कितना है, तो a tan 30 कितना है तुम्हारा, a टाइम्स tan 30। किसी को कोई शंका यहाँ पे, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं हाइट ऑफ द टावर डी पे। अगर हम डी का बात करें तो इसको मान लिया ना AXY, तो लिख सकते हैं ना कि इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए डी और क्या रहा वाई, ए डी वाई में tan 45, जैसे tan 45 आया, बात समझ रहे हो, tan 45 क्या होगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या है यहाँ पे ये है, तो परपेंडिकुलर में क्या लिखोगे तो हाइट ऑफ द टावर d डिवाइडेड, और बेस क्या हो रहा है यहाँ पे AD, बेस क्या हो रहा है AD, मतलब क्या है कि हाइट ऑफ द टावर D जो आ रहा है वो कितना आएगा तुम्हारा, तो tan 45 डिग्री इंटू क्या रहेगा AD, इंटू क्या रहेगा तुम्हारा AD। लेकिन AD के बारे में तो कुछ चर्चा है नहीं, AD कैसे निकल कर आएगा, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक सा बात, एक बात समझो, अगर ये तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन रहा, रेगुलर यानी क्या कि ऑल साइड्स इज गोइंग टू बी इक्वल, रेगुलर हेक्सागन जो निर्माण होता है वो कैसे निर्माण होता है भाई, तो क्या बोलोगे, इट इज फ्रेम, वो बेसिकली फ्रेम होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में जुड़ेगा तो एक रेगुलर हेक्सागन का क्या होता है निर्माण होता है। अब अगर 6 इक्विलेटरल मतलब ये ए है, ये भी ए रहेगा, सारा का सारा क्या रहेगा ए रहेगा, कोई कष्ट किसी को, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब एक बात बता, ये दोनों का बीच का जो डायगोनल का डिस्टेंस हो रहा है वो कितना, तो ये क्या रहा ए और ये क्या रहा ए प्लस ए कितना होता है, तो बोलोगे क्या 2 है, मतलब AD का वैल्यू तुम्हारा कितना निकल कर आएगा, तो 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। मतलब अब हमको निकालना था, कहां गया, हाइट ऑफ बी और हाइट ऑफ डी का रेशियो, हाइट ऑफ बी क्या निकल कर आ रहा है ए tan 30, tan 30 यानी क्या, चलो पहले देखते हैं, ए tan 30 और हाइट ऑफ डी क्या निकल कर आ रहा है tan 45 AD, और AD का वैल्यू कितना निकल कर आया 2 टाइम्स ए, तो 2 टाइम्स ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे tan 45 डिग्री, ए और ए कट गया, यहाँ पे क्या tan 30 यानी क्या, तो 1/√3, और यहाँ पे क्या था 2 था, मतलब ये ओवरऑल क्या आएगा तुम्हारा रेशियोज, तो रेशियोज आएगा 1:2√3, 1:2√3, सही है ना, 1:2√3। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, होप यू अंडरस्टैंड, विजुअलाइजेशन समझ में आया कि क्या हम यहाँ पे बताने चाह रहे थे। सो दिस इज माय नॉट द एंड, बट यहाँ तक का सफर आज खत्म करते हैं। होप यू लाइक माय वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। प्लीज वैल्यू माय एफर्ट बाय लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियो कंटेंट, and we will back soon with the next content that will be basically related to height and distance, but वहां पे जो हम लोग यूजमेंट करेंगे that will be related to ratios का applications कैसे यूज कर सकते हो in height and distance। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, और जय हिंद एंड गुड लक।